बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। डॉक्टर ने यह कहकर पट्टियां खोल दी कि कोई खराबी होगी तो उसकी जिम्मेदारी सेक्रेटरी पर होगी। पाशा होश में होता तो वो कभी पट्टियां खोलने ना देता। सेक्रेटरी ने उसकी हथेली, बाजू और पांव के जख्मों पर राख छिड़क दी। डॉक्टर ने कहा, अब हट जाओ और मुझे पट्टियां बांधने दो। लेकिन वो जख्म के करीब पहुंचते ही घबरा गया। जख्म से झाग की सूरत में मवाद बाहर आ रहा था। हथेली और बाजुओं के जख्मों से भी झाग निकल रहा था। पाशा बेहोशी के आलम में कराहने लगा था। डॉक्टर ने सेक्रेटरी को गुस्से से घूरा, ये तुमने जख्मों पर क्या लाकर डाला है? मैंने अपनी मेडिकल लाइफ में कभी जख्मों से झाग निकलते नहीं देखा। क्या तुम मिस्टर शेख के साथ मिलकर आका को मारना चाहते हो? थोड़ी देर के लिए सेक्रेटरी भी घबरा गया। वो सोच रहा था कि बाबा जानी के पास जाए। उसी वक्त वो ख्वाबगाह में आए। गुलामों ने सर झुकाकर उन्हें गुजरने का रास्ता दिया। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर शेख, आपको मालूम होना चाहिए कि यह मेडिकल साइंस के सामने रूहानियत काम नहीं करती। जख्मों पर राख और मिट्टी डालने को कहना जहालत है। बेशक जहालत है, क्योंकि मिट्टी में जरासीम होते हैं। बाबा जानी ने नरमी से डॉक्टर को जवाब दिया, लेकिन मैंने जो राख दी थी वो नमाज और दुरूद शरीफ से पाक की हुई थी। वो देखो, तुम्हारा मरीज आंखें खोल कर देख रहा है। सब ने अपने आका जमाल पाशा को देखा। वो उठकर बैठ गया था और अपने जख्मों को देख रहा था। डॉक्टर की आंखें हैरत से फैल गई थीं। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा तो अल्फाज नहीं मिले। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। मेडिकल साइंस की थ्योरी के खिलाफ पाशा के तमाम जख्म भर गए थे। सिर्फ जख्मों के निशान रह गए थे। महमद जमाल पाशा बिस्तर से उतरकर बाबा जानी के पास आया। फिर कदमों में झुककर बोला, आपसे गुस्ताखी करके मैं बड़े गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूँ। मेरे जख्मों को अच्छा नहीं होना चाहिए था। मुझे मर जाना चाहिए था। मैं दौलत और ताकत के नशे में अंधा हो गया था। उन्होंने कहा, अब अंधे नहीं हो, मेरे कदमों से उठो और उधर देखो। उसने कदमों से उठते हुए एक खातून और 4 बरस के बच्चे को देखा। बाबा जानी ने कहा, तुमने अपनी नेक शरीक हयात को इस महल से निकाला था। ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। आज ये तुम्हारे बेटे को लेकर आई है। अगर चाहते हो कि तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएं तो इसे इज्जत, मान और मर्तबा दो। वो हिचकिचाने लगा, परेशान होकर बोला, मैंने इसे मुलाजमों के सामने महल से निकाला था। आज आप उन्हीं मुलाजमों के सामने मुझे इस औरत के सामने झुका रहे हैं। आप मुझे मेरे मकाम से क्यों गिराना चाहते हैं? मकाम वही होता है जो तहजीब और शराफत से हासिल होता है। गुरूर की जिस बुलंदी पर तुम खड़े हो, वहाँ से आज बुरी तरह पस्ती में गिरे हो। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारे गुलामों की फौज, तुम्हारे हथियार और तुम्हारे डॉक्टर तुम्हारे किसी काम ना आए। काम आई तो सिर्फ एक चुटकी राख। तुम्हें मारने के लिए वो 3 जख्म काफ़ी थे, लेकिन तुम्हें जो नई ज़िंदगी मिली है उसकी हैसियत सिर्फ एक चुटकी राख के बराबर है। इतनी मामूली सी राख से ज़िंदगी हासिल करते हुए तौहीन का एहसास नहीं होता। अपनी बीवी और बच्चे को जायज़ हुकूक देते वक्त तुम्हारे गुरूर को ठेस पहुंचती है। उसने मुलाजिमों पर एक नज़र डाली। सब सर झुकाए खड़े थे। वो झुकना नहीं चाहता था। बाज़ लोग 1000 नसीहतों और ठोकरों के बावजूद नहीं झुकते। उसने कहा, हुजूर, आप यहाँ से कब तशरीफ़ ले जाएंगे? मैं सुबह चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी बीवी और बच्चे पर मेरा साया रहेगा। तुम इनके खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठा सकोगे। जब तक इन्हें दिल से कबूल नहीं करोगे, तरह तरह के अजाब में मुब्तला रहोगे। वो पलटकर उस खातून के पास आए, फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटी, सुल्ताना के पास जाओ। तुम्हारा मजाजी खुदा अभी और अजाब सहना चाहता है। खातून अपने बच्चे को लेकर बाबा जानी के पीछे चलती हुई उस कमरे से बाहर चली गई। महमद जमाल शाह ने सेक्रेटरी की तरफ घूम कर पूछा, ये मेरा महल है या उस अल्लाह वाले का? वो जो चाहता है हो जाता है, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं होता। फिर उसने डॉक्टर से पूछा, क्या एक चुटकी राख से मेरे जख्म अच्छे हुए हैं? क्या ये ज़िंदगी एक चुटकी राख का बदल है? तुम डॉक्टर होकर मुझसे महाना $10,000 तनख्वाह लेकर एक अल्लाह वाले से मेरी इंसल्ट कराते हो। गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। डॉक्टर सर झुकाकर चला गया। उसने सेक्रेटरी, बॉडीगार्ड्स और गुलामों से पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? जिस औरत को मैंने महल से बाहर थूक दिया उसे फिर चाट लूं?
किसी ने जवाब नहीं दिया, सब सर झुकाए खड़े रहे। उसने कहा, उल्लू के पट्ठो, मैंने ये हथियार तुम्हें जिस्म पर सजाने के लिए दिए हैं? वो अल्लाह वाला पहले तो ढूंढने से नहीं मिल रहा था, हमारे महल के इतने बड़े कमरे समेत गायब हो गया था, और जब सामने आया तो यहाँ इस कमरे में तुम सबके करीब पहुंचकर मुझसे बोलता रहा, तो तुम में से किसी ने उसे गोली नहीं मारी। मार देते तो किस्सा ख़त्म हो जाता, मगर तुम लोग नमक हराम हो। यहाँ मेरी इंसल्ट हो रही है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। वो एक एक को देखते हुए बोला, अरे इतनी बातें सुनने के बाद भी खड़े हो? जाओ, जल्दी जाओ, वो अभी महल में है। दौड़ते हुए जाओ और उसे कोई अमल करने का मौका दिए बगैर गोलियों से छलनी कर दो। जाओ, हरी अप। अरे क्या हुआ, जाते क्यों नहीं? उसे गोली क्यों नहीं मारते? सेक्रेटरी ने अपना रिवॉल्वर निकालकर उसके कदमों में डाल दिया और कहा, मैं नमक हराम हूं, मुझे गोली मार दें। दोनों बॉडीगार्ड्स ने भी अपने अपने रिवॉल्वर को उसके सामने फेंक दिया। उसके बाद गुलामों ने अपने हथियार फर्श पर डाल दिए। पाशा ने गरज कर कहा, यह क्या हो रहा है? एक बॉडीगार्ड ने कहा, गुमराह से गुमराह आदमी भी मोहतरम बुजुर्ग की ऐसी करामात देखकर कायल हो जाता है। अगर काफिर होता तो ईमान ले आता। ऐसी करामात से सिर्फ शैतान कायल नहीं होता। दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, ईमान का तकाजा है कि हम शैतान की मुलाजमत ना करें, और वफादारी का तकाजा है कि हम यहीं जान दे दें। खुदा के लिए ये हथियार उठाएं और हमें गोली मार कर यहाँ की मुलाजमत से निजात दिलाएं। वो एक राइफल उठाकर धाड़ते हुए बोला, नमक हरामो, तुम मुझे शैतान कहते हो? मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने पहले सेक्रेटरी का निशाना लिया, फिर एक उंगली को ट्रिगर पर लाना चाहा, लेकिन वो उंगली उधर नहीं आ रही थी। उसके बगैर वो ट्रिगर नहीं दबा सकता था, गोली नहीं चला सकता था। उसने राइफल को फेंक कर रिवॉल्वर को उठाया, उसे भी चलाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। फिर उसने रिवॉल्वर का रुख अपनी तरफ किया तो उंगली ट्रिगर पर पहुंच गई। सुल्ताना ने उसके दिमाग को ढील दी। उसने घबरा कर एक चीख मारी, रिवॉल्वर को फेंक कर पीछे की तरफ लुढ़खड़ाते हुए बोला, ये मैं खुद को गोली मारने वाला था। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। सेक्रेटरी ने कहा, पहले हम आपसे डरते थे इसलिए जुबान नहीं खोलते थे। अब ये कहने में कोई खौफ नहीं है कि आप बहुत जल्द अपने ही हाथों से मरेंगे। एक बार हजरत ने बचा लिया है। ज़रा सोचें, हमारी मालिका आपकी मनकूहा हैं। जो हुकूक आप नहीं दे रहे वो आज ही आपकी मौत के बाद उन्हें हासिल हो जाएंगे। ज़रा गौर करें, आपकी ज़िद और गुरूर आपको क्या दे रहा है। वो सोचती हुई नज़रों से एक एक को देखने लगा, फिर उनके दरमियान से चलता हुआ ख्वाबगाह के बाहर आया। वहाँ से महल के मुख्तलिफ हिस्सों में जाने लगा। तमाम मुलाजिम उसके पीछे चल रहे थे। वो बाबा जी के कमरे के सामने आया। अंदर उसकी बीवी बाबा जानी के सामने अदब से बैठी हुई थी। जमाल पाशा ने दहलीज पर घुटने टेक दिए, फिर कहा, इतनी सी बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं 3 गोलियां खाने के बाद मरते मरते बच गया। थोड़ी देर पहले फिर खुद को हलाक करने वाला था। इसके बाद भी इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि जिसे मैं हुकूक नहीं दे रहा हूँ उसे मेरे मरने के बाद ये तमाम हुकूक मिल जाएंगे। ये इतनी सी बात मेरे सेक्रेटरी की ज़ुबान से निकली तो मुझे अकल आ गई। मेरी शरीक हयात पर आप जैसे बुजुर्ग का साया है। मैं ऐसे अपनी मर्जी से तलाक नहीं दे सकूंगा, अपनी दौलत और जायदाद से महरूम नहीं कर सकूंगा। जब कुछ नहीं कर सकूंगा तो मुझे हक को तस्लीम कर लेना चाहिए। उसने दोनों बाजू अपने बेटे की तरफ बढ़ाए। बेटा दौड़ता हुआ आकर बाप के गले लग गया। वो नेक खातून रोते रोते बाबा जानी के कदमों में गिर पड़ी। उन्होंने उसे उठाकर बड़ी शफकत से कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआएं सुन ली हैं। अपने मजाजी खुदा के पास जाओ, अब मुझे तन्हा छोड़ दो। दूसरी सुबह हम दोनों बहनों ने बाबा जानी को एयरपोर्ट पर अलविदा कहा। वो जिस नेक मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो चुका था। उस नेक खातून का शौहर राह रास्त पर आ गया था। मेरी मुलाकात मम्मी से हो गई थी और सुल्ताना ने बाप के साए में 24 घंटे गुजार लिए थे। बाबा जानी को अलविदा कहते वक्त हमें मालूम नहीं था कि वो उनसे आखिरी मुलाकात है। शायद वो जानते थे, उनके पास मुस्तकबिल को देखने का इल्म था। शायद वो उसे आखिरी मुलाकात कहकर बेटियों का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हम दोनों एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आकर अपनी कार में बैठ गए। हम एक साथ रहकर तमाशा बन जाते थे। लोग हमें हैरानी और दिलचस्पी से देखते थे। कुछ दिल फेंक नौजवान या गुंडे हमें छेड़ते भी थे और हम हमेशा नज़रअंदाज करने की कोशिश करते थे।
योगा के ज़रिए सांसों पर काबू पाने के बायस हमारे मिजाज में बड़ा ठहराव और तहम्मुल था। हमें गुस्सा नहीं आता था, अगर आता तो अब तक हमारी ख्याल ख्वानी का इल्म ज़ाहिर हो जाता। सुल्ताना ने ड्राइव करते हुए पूछा, अब बताओ लैला, अम्मी के साथ कैसी गुजर रही है? मैंने कहा, सुना था माँ के कदमों में जन्नत होती है। मैं मम्मी की आगोश में पहुंचकर सचमुच जन्नत में पहुंच गई हूँ। खुदा हम पर मेहरबान है, मुझे बाप की और तुम्हें माँ की मोहब्बत मिल गई। लेकिन ये देखकर सदमा होता है कि मम्मी को हमसे ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश है। कल से वो मेरे पीछे पड़ गई हैं कि मैं अपनी आंखों को दौलत हासिल करने का ज़रिया बनाऊं। सुल्ताना ने हंसते हुए कहा, तुमने भी आंखों से घूरने वाली बात खूब बनाई है और विच लेडी को भी नचा दिया है। और क्या करती, टेलीपैथी का इल्म उनसे छुपाना ज़रूरी है, लेकिन वो बेइंतहा दौलतमंद बनने के लिए जिस तरह बेताब हैं, उससे अंदेशा होता है कि कहीं हमारा इल्म ज़ाहिर ही ना हो जाए। इंशाअल्लाह नहीं होगा, हम दोनों मिलकर उनको बहलाती रहेंगी। हमारी गाड़ी महल के गेट पर पहुंची तो दरबान हमें आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। वो समझ रहा था उसकी आंखें खराब हो गई हैं। एक बेबी की जगह 2 बेबीज नजर आ रही हैं। उसने बार बार पलकें झपकीं। सुल्ताना ने हंसते हुए कहा, हमें महल के अंदर आकर देख लेना, अब गेट खोलो। उसने महल के अंदर इतला देकर गेट खोला। हमारी कार पोर्च में आई तो अंदर से मम्मी और विच लेडी तेजी से चलती हुई आईं। हमें देखकर हैरत ज़दा रह गईं। विच लेडी ने कहा, दरबान ने ठीक इतला दी थी, ये तो 1 से 2 हो गई हैं। हम दोनों कार से उतरकर उनके सामने आए। मम्मी अचानक खुश होकर बोली, समझ गई, मैं समझ गई, अब मेरी बेटी को गैर मामूली इल्म आ गया है। अब तुम 1 से 2 हो जाती हो, ये तो ज़बरदस्त इल्म है। मैंने पूछा, ये ज़बरदस्त इल्म कैसे हुआ? मम्मी ने कहा, ऐसे कि तुम 1 से 2 हो गई, इस तरह तुम मेरे बेडरूम की एक तिजोरी को 2 तिजोरी बना दोगी। एक तिजोरी में जितना माल है दूसरी में भी उतना ही होगा। इस तरह मेरी दौलत डबल हो जाएगी। फिर तुम एक तिजोरी को 2 बनाओगी तो पहली मिलाकर 3 हो जाएंगी। फिर तुम तीसरी को डबल बनाओगी तो 4 तिजोरियों का माल जमा हो जाएगा। सुल्ताना ने उनके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस करें, आज शाम तक इतनी तिजोरियां हो जाएंगी कि महल में तिजोरियां ही तिजोरियां नजर आएंगी। फिर यहाँ बेटियों के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। उन्होंने मुंह पर से हाथ हटाकर कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आप जैसी माँ को देखकर बोल रही हूँ और सोच रही हूँ, हमें मोहब्बत की खातिर नहीं दौलत की खातिर पैदा किया गया। हमारे लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है। अगर थोड़ी सी भी जगह होती तो आप दूसरी बिछड़ जाने वाली बेटी के लिए तड़पती और मेरे साथ लैला को देखकर आपकी ममता फट पड़ती। आपने ये नहीं सोचा कि दूसरी बेटी आ गई है। आपने दौलत की आंखों से देखा तो आपको एक ही बेटी डबल दिखाई दे रही है। माँ ने हैरानी से पूछा, दूसरी बेटी? क्या ये मेरी दूसरी बेटी है? फिर जवाब सुनने से पहले उन्होंने मुझे खींचकर गले से लगा लिया। फिर मुझे प्यार करते हुए पूछा, मेरी बच्ची तू कहाँ थी, अचानक कहाँ से आ गई है? मैंने कहा, यह लंबी दास्तान है, अंदर चलें, इत्मीनान से सुनाऊंगी। वो खुश होकर बोली, हाँ अंदर चलो, विच लेडी की एक पेशीन गोई दुरुस्त साबित हो रही है। उस चुड़ैल ने कहा था कि जब इंतहा से ज़्यादा दौलत मिलने का वक्त आएगा तो दूसरी बेटी भी मेरे पास आ जाएगी। ओह गॉड, अब मेरे पास दौलत ही दौलत होगी। मैंने सुल्ताना को और सुल्ताना ने मुझको बड़े दुख से देखा। उसने सोच के ज़रिए पूछा, क्या माँ पर गुस्सा नहीं आ रहा है? मैंने कहा, दिल दुखता है, यह अलग बात है, गुस्सा कभी नहीं आएगा। जिस माँ की सूरत देखने को बरसों से तरस रही थी, उसे देखकर प्यार ही प्यार आता है। मम्मी महल के अंदर जाने से पहले रुक गईं, फिर बोली, एक बात तो भूल ही गई, मैंने एक नौजवान से मामलात तय किए हैं, वो ड्राइंग रूम में बैठा है। आपने किस किस्म के मामलात तय किए हैं? वो बोली, तुम्हारे पास आंखों वाला इल्म है, तुम दुश्मनों के हाथों से रिवॉल्वर गिरा देती हो, उनका निशाना कहीं होता है, तुम उनसे कहीं और गोलियां चलवा देती हो। इसी तरह अगर कोई करोड़ों की वसीयत पर दस्तखत ना करना चाहे तो तुम उसके हाथ को घूर कर देखोगी, ऐसे में वो दस्तखत कर देगा। आप असल बात बताएं। वो नौजवान जो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, उसका बाप करोड़पति है। नौजवान चाहता है वो जल्दी वसीयत लिख कर मर जाए, लेकिन बाप की सेहत अच्छी है, अभी वो कई बरस तक जिंदा रहेगा। तो फिर यही कि तुम छुपकर उसके बाप को देखोगी तो वो वसीयत पर दस्तखत कर देगा। जिस रोज़ दस्तखत होंगे उसी रात ये नौजवान अपने बाप को कत्ल कर देगा। मैंने पूछा, और वो सारी दौलत आपको ला कर देगा? नहीं, सारी दौलत नहीं, हमें आधा हिस्सा देगा। हम बहनों ने एक दूसरे को देखा। फिर सुल्ताना ने कहा, अजीब बात है, यही बात एक नौजवान मुझसे कह रहा था।
माँ ने पूछा। वो नौजवान कौन था? था नहीं, है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या तुमने किसी को बॉयफ्रेंड बनाया है? हाँ, मगर ये कह दिया है कि अम्मी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। उसने ये तदबीर बताई कि मैं आपके हाथों को देखूंगी तो आप ये महल और तिजोरी की तमाम दौलत मेरे नाम लिख देंगी, फिर दोबारा आपके हाथों को देखूंगी तो आप पिस्तौल उठाकर अपनी कनपटी में गोली मार लेंगी। कौन है वो सूअर का बच्चा जो तुम्हें इस तरह बहकाता है? क्या इस तरह से बहकाने वाला सूअर का बच्चा होता है? हाँ, ऐसे जलील कमीने को गोली मार देनी चाहिए। तो जो नौजवान ड्राइंग रूम में बैठा है, आप उसे भी गोली मारें। वो भी अपने बाप को मारकर तिजोरी पर कब्जा करना चाहता है। अरे वो अपने बाप को मारता है तो मारने दे, क्या तू अपनी माँ को मार डालेगी? मामा, अगर ये गलत है तो सबके लिए गलत है। आप माँ हैं, बुजुर्ग हैं, उस नौजवान को गुमराही से बचाना आपका फ़र्ज़ है, लेकिन आप दौलत की खातिर उसे बाप का कातिल बनाने की राह पर ले जा रही हैं। सॉरी मम्मी, मैं अपने ज़मीर के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगी। ये कहकर सुल्ताना ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे साथ लेकर ड्राइंग रूम में आई। वहाँ वो नौजवान बैठा था। वो बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने बाप को कत्ल करना चाहते हो? वो बौखला गया। उसने मम्मी की तरफ देखा। मैंने कहा, उधर क्या देखते हो, इधर देखो और जवाब दो। क्या बाप से बढ़कर दौलत है जिसके लिए इस नौजवानी में कातिल बनना चाहते हो? वो बोला, मैं दौलत का लालची नहीं हूँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मेरा बाप अय्याश है, दौलत के नशे में चूर है। वो मेरी महबूबा से शादी करना चाहता है। ज़रा सोचो, मेरी महबूबा उसकी बेटी के बराबर है। क्या इस बात पर मुझे गुस्सा नहीं आएगा? क्या ऐसी कमीनगी पर मुझे बाप से नफरत नहीं होगी? लड़की के माँ बाप लालची हैं। मेरे बाप की दौलत को देखकर वो लड़की को मुझसे दूर कर रहे हैं। मैं परेशान हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। उसने हमारी मम्मी को देखकर कहा, ये आंटी मेरे प्रॉब्लम को समझती हैं। उन्होंने अभी बुलाकर मशवरा दिया कि बाप की दौलत मेरी होगी तो लड़की के माँ बाप मेरी तरफ झुकेंगे। आंटी ने बताया है कि तुम किसी तरह का जादू जानती हो, मेरे बाप से एक वसीयत लिखवाकर दस्तखत करा लोगी। उसके बाद मुझे बाप को कत्ल करके हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। ये कहकर उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया, फिर रोते हुए बोला, मैंने आंटी के सामने इनकार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया कि बाप को कत्ल करूंगा, और कैसे करूंगा, किस दिल से करूंगा? क्या माँ बाप में कोई खराबी हो तो उन्हें मार डालना चाहिए? आपकी मम्मी आपसे दुश्मनी करें तो क्या आप भी माँ की दुश्मन बन जाएंगी? वो उठकर तेजी से बाहर जाते हुए बोला, नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मैं अपनी मोहब्बत का गला घोंट दूंगा लेकिन बाप का गला नहीं दबाऊंगा। वो रोता हुआ चला गया। मैंने कहा, मम्मी, बड़े शर्म की बात है, वो एक मोहब्बत करने वाला दिल रखता है और आप उसे कातिल बना रही थीं। सुल्ताना मुझे खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली, मम्मी को समझाना फजूल है, उन्हें कभी यकीन नहीं आएगा कि उनके पास दौलत आएगी तो मौत भी आएगी। उसने कमरे में आकर दरवाजे को अंदर से बंद करके कहा, मैं मम्मी के मसले पर गौर करती हूँ, तुम उस जवान के लिए कुछ करो, बेचारा मासूम है, उस लड़की का दीवाना है। मैं नौजवान के दिमाग में पहुँच गई। वो एक टेलीफोन बूथ में फ़ोन के ज़रिए लड़की से बात करने गया था। मैंने उसके बाप का नंबर डायल कराया, उस बूढ़े अय्याश की आवाज़ सुनी, फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसकी ज़ुबान से कहा, बेटे तुम कहाँ हो? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुम्हारे रास्ते का पत्थर नहीं बनूंगा, उस लड़की की शादी तुम्हारे साथ होगी। बेटे ने खुश होकर कहा, ओ डैडी, आप ग्रेट हैं, बहुत ग्रेट हैं। मैंने बूढ़े से रिसीवर रखवा दिया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक अलमारी के पास गया, फिर एक रिवॉल्वर निकाल कर आईने के सामने अपने अक्स को देखते हुए बोला, बूढ़े खबीस, तुझे अपने मासूम और प्यारे बेटे की खुशियां छीनते शर्म नहीं आई? आईना देख, तेरे अक्स को शर्म आ रही है और अब तू शर्म से खुदकशी करने वाला है। वो घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैंने ये रिवॉल्वर क्यों उठा लिया है? इसकी नाल मेरी कनपटी से लग रही है। ओ गॉड, मैं मौत को भूल गया था, बुढ़ापे को भूल गया था, खुद को जवान समझ रहा था। मैं तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ कि अब मेरी जितनी भी जिंदगी रह गई है उसमें अपने बेटे की खुशियाँ देखूंगा। उसका रिवॉल्वर कनपटी से हट गया। मैंने उसके बेटे की हिमायत में उससे एक वसीयत लिखवाई, दस्तखत कराए। इस दौरान उसके दिमाग को बड़ी हद तक आज़ाद रखा ताकि वो अपने तौर पर भी समझता रहे कि वो बेटे के लिए यह सब कुछ कर रहा है। इसके बाद उसने लड़की के बाप को फ़ोन किया और कहा, मैंने अपनी तमाम दौलत और जायदाद बेटे के नाम कर दी है। इस वसीयत पर अमल करते हुए ही मैं अपने बेटे का मोहताज हो जाऊंगा। तुम बताओ, अपनी बेटी की शादी किससे करोगे? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं बेटी का बाप हूँ, उसके मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ। तुमने सब कुछ बेटे के नाम कर दिया, ये बहुत अच्छा किया।
हमें अपनी औलाद की खुशियां देखते हुए बुढ़ापा गुजारना चाहिए। लड़के के बाप ने रिसीवर रख दिया। मैं थोड़ी देर तक उसके दिमाग को पढ़ती रही, फिर मुतमईन होकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मम्मी हमें बुला रही थीं। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आकर राजदारी से बोलीं, उस नौजवान को भूल जाओ, मुझसे गलती हो गई थी। दरअसल मैं तुम्हारे गैर मामूली इल्म से फ़ायदा उठाने के लिए बेचैन हो गई हूँ। देखो बेटी, जो इल्म खुद से आया है वो किसी भी वक्त खुद से जा सकता है, इसलिए जब तक इल्म है उससे दौलत समेट लेनी चाहिए। मैंने पूछा, क्या आपने फिर कोई मंसूबा बनाया है? बेटी, मैं कल से कितने ही मंसूबे बना चुकी हूँ। एक बहुत बड़े स्मगलर से मामला तय कर चुकी हूँ, वो हमसे मिलने आया है। मम्मी, आप क्यों दौलत हासिल करने के चक्कर में पड़ गई हैं? आप इस चक्कर में किसी दिन बुरी तरह फंसेंगी। बेटी, तुम दोनों खुद ही उस स्मगलर से बातें करो। अगर कोई फंसने वाला चक्कर ना हो तो उसका काम कर दो। वो काम के बदले में हमें एक कीमती हीरा देगा। आप कहती हैं तो उससे बातें हो जाएंगी। वो खुश होकर चली गईं। 4 शख्स ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। एक ने मम्मी को देखकर कहा, हमने सुना है तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। वो मुस्कुराकर बोलीं, मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं, दोनों हम शक्ल हैं और एक जैसा हुस्न रखती हैं। दूसरे ने पूछा, क्या दोनों एक जैसा गैर मामूली इल्म रखती हैं? हम उन 2 बोलने वालों के दिमागों में पहुंच गए। पता चला वो 4 पार्टनर्स हैं। उनकी ज़िंदगी समंदर में गुजरती है। उनके पास एक छोटा सा बहरी जहाज़ है जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ ममालिक के साहिली इलाकों में स्मगलिंग का माल पहुंचाते हैं। जहाज़ में निचले हिस्से में एक खुफिया स्टोर रूम है। स्टोर रूम का कोई दरवाज़ा नहीं है। बहरी पुलिस धोखा खा जाती है और स्टोर की वो 4 दीवारी इंजन रूम का एक हिस्सा दिखाई देती है। वो लोग आज तक पुलिस को धोखा देते आ रहे थे। बड़ी ही कामयाबी से साहिल चोरी का माल पहुंचाते थे, मगर अब उनके लिए 5वां पार्टनर एक खतरा बन गया था। वो उनके धंधे से अलग हो गया था। चारों पार्टनर उसे तलाश कर रहे थे क्योंकि वो उनके हर राज से वाकिफ था। स्मगलिंग का माल छुपाने वाले स्टोर रूम के खुफिया दरवाजे तक पुलिस वालों को पहुंचा सकता था। जब तक वो जिंदा रहता ये लोग चोरी का माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। उसकी मौत के बाद ही अपना धंधा जारी रख सकते थे। मैं सुल्ताना के साथ बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आई। वो हमें हम शक्ल देखकर बड़े हैरान हुए। एक ने कहा, मैडम सलवाना, तुमने दुरुस्त कहा था, ये दोनों हुस्नो शबाब में क़ियामत हैं। पुलिस वालों को फ़राइज़ से गाफिल बनाने के लिए ये हसीन लड़कियां बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। मैंने पूछा, क्या तुम हमें चारा बनाकर पुलिस वालों के आगे डालना चाहते हो? उसने जवाब दिया, तुम्हारी मम्मी ने बताया है कि तुम जिसके हाथों को घूर कर देखती हो वो हाथ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम करने लगते हैं। अगर ऐसे किसी इल्म से तुम खुद को पुलिस वालों से बचा लोगी तो वो तुम्हें स्वीट डिश समझकर हड़प नहीं कर सकेंगे। दूसरे ने कहा, हम तुम्हें आजमाने के लिए कुछ माल प्रिंस आइलैंड ले जाएंगे। अगर तुमने मुसीबत के वक्त हमारा बचाव किया तो वादे के मुताबिक तुम्हारी मम्मी को एक कीमती हीरा देंगे और आइंदा भी तुम दोनों से काम लेकर माकूल रकम अदा करते रहेंगे। मम्मी ने कहा, मैं भी इनके साथ आइलैंड जाऊंगी। तीसरे ने कहा, बेशक तुम भी चलोगी, लेकिन अपने काम से मतलब रखोगी। इस टो में नहीं रहोगी कि हम माल कहाँ छुपा कर रखते हैं। सुल्ताना ने कहा, हमसे कोई बात छुपी नहीं रहती। हमें पता है कि तुम लोग जहाज़ के किस हिस्से में माल छुपा कर ले जाते हो। सिर्फ हमारा 5वां पार्टनर माल छुपाने की बात जानता है। हम इतने मोहतात हैं कि अपने बीवी बच्चों को भी ये राज नहीं बताते। फिर तुम्हें यह राज कैसे मालूम हो गया? मैंने कहा, बहरी जहाज़ के बेसमेंट में इंजन रूम से मुल्हिक एक स्टोर रूम है, माल उसके अंदर जाता है। उन चारों ने हैरान और परेशान होकर एक दूसरे को देखा। फिर एक ने कहा, इसका मतलब है तुम हमारे 5वें पार्टनर जेकब से मिल चुकी हो। उसने यह राज तुम्हें बताया है? हमने जेकब की सूरत देखी है, ना उसकी आवाज़ सुनी है। तुम्हारी जेब में उसकी तस्वीर है, हो सके तो हमें उसकी सूरत दिखा दो। उसका हाथ बेख्तियार अपनी जेब पर गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी जेब में तस्वीर है? हमें तो ये भी मालूम है कि जेकब ने तुम्हें एक ख़त लिखा है जिसमें ताकीद की है कि वो ख़त बाकी 3 पार्टनर्स को ना दिखाया जाए। तीनों पार्टनर्स उसे घूर कर देखने लगे। एक ने कहा, वॉल्टर, तुमने हमसे जेकब का ख़त छुपाया है? ये झूठ है, ये लड़की बकवास कर रही है। वो तीनों खड़े हो गए। उससे सख्त लहजे में बोले, अपनी जेब की तलाशी दो। वो जेब से ख़त निकाल कर बोला, ठीक है कि जेकब का ये ख़त मेरे पास है। मैंने सोचा था यहाँ से वापसी पर तुम्हें यह ख़त दिखाऊंगा। उसने लिखा है कि वो मुझे 50% का पार्टनर बनाएगा।
اس کے عوض میں تم لوگوں کے درمیان رہ کر اس کے لیے جاسوسی کروں کہ تم لوگ کس دن کون سا مال کس ملک کی بندرگاہ تک لے جاؤ گے، اور یہ میں اس کمینے جیکب کو بتاتا رہوں۔ لیکن میں کمینہ نہیں ہوں، تم لوگوں کا سچا دوست ہوں، اپنے دھندے سے وفادار ہوں۔ ہمیں وہ خط پڑھنے دو۔ تینوں نے اپنے اپنے ریوالور نکال کر اسے گھیر لیا۔ اس کے ہاتھ سے خط کو چھین کر پڑھا۔ پھر ایک نے کہا، اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جیکب کا دوسرا خط ہے۔ پہلے خط کے ذریعے تمہاری اس کی پارٹنرشپ ہوئی اور تم نے اب تک ہم سے یہ بات چھپا کر رکھی۔ وہ تینوں اس کی تمام جیبوں کی تلاشی لینے لگے، ہر جیب سے چیزیں نکال کر پھینکنے لگے۔ میں نے جیکب کی تصویر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ ادھر سلطانہ ان کی طرف دھیان دے رہی تھی۔ ایک پارٹنر نے سلطانہ کو نشانے پر رکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس کے پاس جیکب کی تصویر اور خط ہے، اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ریوالور سلطانہ کی طرف اچھالا۔ اس نے کیچ کر لیا۔ باقی دو پارٹنرز کے ریوالور بھی اس کے قدموں میں آ گرے۔ وہ بولی، ہم دونوں بہنیں ڈھکی چھپی ہوئی باتیں معلوم کر لیتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارے تمام ہتھیار میرے قدموں میں آ جائیں گے۔ کمال ہے، ہمیں پتہ ہی نہ چلا اور تمام ریوالور تمہارے پاس پہنچ گئے۔ ہم تمہارے غیر معمولی علم کو مانتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ہمیں تمہارے جیسے ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ ہم اس غدار پارٹنر کو موت کے گھاٹ اتاریں گے اور تمہاری ممی کو پارٹنر بنا لیں گے۔ ممی نے خوش ہو کر کہا، مجھے منظور ہے۔ ممی، آپ خاموش رہیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے اس پارٹنر کی طرح ہماری جان کے بھی درپے ہو جائیں؟ یہ لوگ بہت شکی ہیں۔ ایک نے کہا، کیا یہ خط اس کی غداری کا ثبوت نہیں ہے؟ نہیں، یہ جیکب کو چپ چاپ تلاش کر رہا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ تم لوگوں کو معلوم ہوگا تو تم اس خط کے پتے پر اسے قتل کرنے پہنچ جاؤ گے، جبکہ جیکب اتنا احمق نہیں ہے کہ جو پتہ لکھے وہاں قتل ہونے کے لیے بیٹھا رہے۔ تمہارا یہ پارٹنر بظاہر تم لوگوں کو دھوکہ دے کر اس کا اعتماد حاصل کر رہا ہے۔ جب بھرپور اعتماد حاصل کر کے اس کے سامنے پہنچے گا تو خود اسے قتل کر دے گا۔ لیکن ہم کیسے یقین کریں؟ یہ تو صاف غدار ثابت ہو چکا ہے۔ یقین نہ کرو، لیکن تم لوگ اس بے گناہ کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکو گے۔ جس طرح میں ابھی تم سب کے ریوالور سے بچ گئی، اسی طرح اس بے گناہ والٹر کو بچاؤں گی۔ سلطانہ نے ایک ریوالور والٹر کو دیتے ہوئے کہا، تمہارے قتل کا ارادہ رکھنے والے یہ تینوں تمہارے سامنے بے بس ہیں، کیا تم انہیں گولی مارو گے؟ والٹر بولا، اے حسین لڑکی، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے میری حمایت میں سچی گواہی دی ہے۔ تو با کمال ہے، میں تیری قدر کرتا ہوں، لیکن یہ تینوں صرف میرے بزنس پارٹنر ہی نہیں، گہرے دوست بھی ہیں۔ اگر یہ مجھے غدار سمجھتے ہیں تو میں اپنے ہاتھ سے ریوالور دیتا ہوں، یہ لیں، یہ مجھے مار ڈالیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف ریوالور بڑھایا۔ وہ شرمندہ ہو کر اسے لپٹ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، میڈم سلوانہ، تمہاری بیٹیاں با کمال ہیں، تم آج رات اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہمارے جہاز میں سفر کرو گی۔ ہمیں ان دھندوں میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن ممی کو ایک ہیرے کا لالچ تھا۔ ہم انہیں اسی طرح ایک ہیرے سے بہلا سکتے تھے۔ انہیں یہ سوچنے کا موقع نہیں دے سکتے تھے کہ ہم پلک جھپکتے ہی وہ تمام مال ممی کے قدموں میں لا کر ڈال سکتی ہیں جو وہ اسمگل کرنے والے ہیں۔ ویسے وہ دور تک سوچنے کی عادی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، بیٹی، تم دونوں جیسے کمالات دکھا رہی ہو، ایسے کمالات سے تم منٹوں میں کسی کی بھی تمام دولت اپنے گھر لا سکتی ہو؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو چوری اور ڈکیتی ہوگی، اور ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گی۔ وہ خاموش ہو کر سوچنے لگیں، کیا مشکل ہے، یہ ڈاکو باپ کی بیٹیاں ڈاکہ ڈالنے سے انکار کر رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انہیں شرافت میرے خون سے ملی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں انہیں رفتہ رفتہ سمجھاؤں گی کہ اپنے فائدے کے وقت تھوڑی دیر کے لیے شرافت کو بھول جایا کریں۔ ہمارا سفر رات کے 11 بجے شروع ہوا۔ سفر مختصر تھا، پرنس آئلینڈ جا کر صبح تک واپس آنا تھا۔ میں جیکب کا دماغ پڑ چکی تھی۔ وہ پولیس والوں کے ساتھ ان کی موٹر بوٹس میں آ رہا تھا۔ میں نے والٹر اور اس کے ساتھیوں سے کہا، ابھی پیٹرولنگ پولیس کی پوری ٹیم آ رہی ہے، جیکب انہیں لا رہا ہے، تم لوگ بالکل نارمل رہو گے، انہیں تلاشی لینے کی پوری آزادی دینا، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ایک نے کہا، کیسے نہیں بگڑے گا؟ جیکب سٹور روم کے خفیہ دروازے کا راز جانتا ہے، ہمارا سارا مال پکڑوا دے گا۔ سلطانہ نے کہا، جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ مال سلامت رہے گا تو ہم پر بھروسہ کرو، نہیں کرو گے تب بھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ وہ دیکھو، وہ آ رہے ہیں۔ پولیس موٹر بوٹ سے سرچ لائٹس جہاز تک آ رہی تھیں۔ 3 موٹر بوٹس 3 اطراف سے جہاز کو گھیرے میں لے رہی تھیں۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی جیکب نظر آیا۔ وہ بوٹ سے رسے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا پولیس افسران اور سپاہیوں کے ساتھ جہاز میں آیا تھا۔ فاتحانہ انداز میں بولا،
तुम चारों पार्टनर मुझे कत्ल करना चाहते थे ताकि मैं तुम्हारा माल पुलिस वालों से ना पकड़वा सकूं, मगर मेरी सलामती इसी में है कि तुम चारों को लंबे अरसे के लिए जेल में भेज दूं। पुलिस अफसर ने कहा, हमें पूरे जहाज़ की तलाशी लेने की ज़हमत ना दो, हमारा वक्त बर्बाद ना करो, सीधी सादी तरह स्मगल होने वाला माल हमारे सामने ले आओ। जेकब ने कहा, चोर कभी चोरी का माल पेश नहीं किया करता, मैं वो खुफिया जगह जानता हूँ जहाँ ये माल छुपा कर रखते हैं, मेरे साथ आइए। वो उन्हें बेसमेंट की तरफ ले जाने लगा। वो चारों परेशान होकर हम बहनों को देख रहे थे। उन्हें पता नहीं था सुल्ताना क्या कर रही है। वो जेकब के दिमाग पर कब्जा जमा चुकी थी, उसे बेसमेंट में इधर से उधर ले जा रही थी। पुलिस वाले भी उसके साथ ही चल रहे थे। जेकब ने इंजन रूम के आसपास कई चक्कर लगाए, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वो स्टोर रूम कहाँ है। ऐसे वक्त वो खुफिया दरवाज़ा भी उसकी याददाश्त से गुम हो गया था। अफसर ने गुस्से से पूछा, मिस्टर जेकब, क्या तुम हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए हमें यहाँ लाए हो? वो खुफिया कमरा कहाँ है जिसका तुम जिक्र कर रहे थे? मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।